अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। और आज बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपने ऑर्बिटल्स हो गए, और ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे छोड़ा जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और आसान भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में फंसे रहते हैं कि सर ये क्या करें इसको। तो आज परेशान ना हो, आज मैं आपको दो मेथड से सिखाऊंगा। ये एक हम बुक मेथड से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और दूसरा वो स्टूडेंट्स जो इंट्रोडक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आसान शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम आज के टॉपिक जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी होगी, वो ऑर्बिटल्स की होगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी वो शेल की थी, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि शेल और सब शेल में थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम ऑर्बिटल्स की करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला खुद भी बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक गेम हम इसको यहाँ पे लाइक अ गेम है, आप प्ले कर सकते हैं खुद। अच्छा बेटा, टोटल ऑर्बिटल्स कितने ये बताएं मुझे। जो हमने पढ़े थे ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एस पी डी एंड एफ। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एस पी डी एंड एफ। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे एक दफ़ा लिखेंगे बेटा एस, हाँ बेटा, तो हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिखेंगे एस पी डी एंड एफ। चार ऑर्बिटल्स लिखें, जो पता था वही लिख दिया बेटा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स किसको कहते हैं, horizontal rows in the periodic table is called period. Horizontal rows in the periodic table is called period. कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ये तो याद ही होगा। ठीक है, तो बेटा 7 पीरियड्स में हम लिख देते हैं, 7 नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कोई मुश्किल काम नहीं किया। 4 ऑर्बिटल्स याद थे, वो हमने हेडिंग में लिख दिए। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं बेटा, 7, तो हमने 7 पीरियड्स के नाम लिख दिए, 7 नंबर्स डाल दिए। अच्छा, एक यहाँ पे समझाने के लिए, वैसे तो अगर हम इसकी डीप में जाएं तो कुछ और लॉजिक्स हैं, समझाने के लिए मैं आपसे कहूँ बेटा कि फर्स्ट पीरियड को हम कंसीडर कर लेते हैं कौन सा शेल, के शेल। अच्छा, ऐसे होता भी यही है। अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसके इलेक्ट्रॉन आते ही कहाँ पर हैं, कौन से शेल में आते हैं, तो मैक्सिमम के शेल में। इसी तरह से बेटा सेकंड शेल जो है, अगर हमने इसको के कंसीडर किया है तो इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, एल शेल। ऐसे ही इसी तरह से बेटा हम थर्ड पीरियड को क्या कंसीडर करेंगे, फिर एम शेल। और नेचुरल भी ऐसा ही है बेटा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम से लेकर नियॉन तक, उन तमाम के इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में आते हैं, लास्ट शेल उनका कौन सा होता है, एल होता है। अच्छा बेटा, फोर्थ पीरियड की बात करें तो हम कंसीडर कर लेते हैं एम के बाद क्या आता है, एन। अच्छा, अब अगर फिफ्थ में आ जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने आगे शेल्स तो पढ़े ही नहीं, ओपी के बारे में तो बात ही नहीं की। आप बोलेंगे सर फिर तो मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, जो आपने शेल्स पढ़े यहाँ तक ही रखें, क्योंकि हम बात उन पीरियोडिक टेबल की थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखना चाहते हैं, हम उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए आसान हो जाए। जो शेल्स आपने याद किए हैं के एल एम एन, इसी पे रहें। हम बोलेंगे सर इनको क्या नाम दें, फिर के नाम दे दिया, 1 को एल 2 नाम दे दिया, थर्ड शेल को हमने नाम दे दिया एम, फोर्थ शेल को नाम दे दिया एन, तो फिफ्थ शेल को हम नाम क्या दें, फिफ्थ शेल के लिए नाम क्या है। आप ऐसा करें, एक गेम हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, यही कि हम इन्हीं शेल को दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल। अब हमने के से गिनती शुरू की थी तो एन पे खत्म की, अब हम एन से शुरू करेंगे और के पे खत्म करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिफ्थ पीरियड के लिए नाम क्या रखेंगे, अगेन एन। तो एन के ऊपर क्या था बेटा, एम, तो हम 6 पीरियड के लिए नाम क्या रखेंगे, एम। 7 पीरियड के लिए नाम क्या रखेंगे बेटा, इसी तरह से एल। 8 तो पीरियड ही नहीं होता। जब 8
पीरियड ही नहीं है तो हम के नाम नहीं रखेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपने करना क्या है, एक कॉपी लें, उस कॉपी के हेडिंग पे क्या रखेंगे आप, उस कॉपी के हेडिंग में क्या रखें, SPDF की हेडिंग डालें। साइड में आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 याद भी रहेगा। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 7 तक। नंबर 2, आपने उस 1 को नाम क्या देना है, K, 2 को नाम क्या देना है, L, थर्ड को नाम क्या देना है, M, फोर्थ को नाम क्या देना है, N। जब आपको पता होगा कि हमने याद ही N तक किया है तो अगेन आप उसको उलट करके दोबारा लिख दें, N, M, N, L। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो मेरा जो लास्ट वाला लेक्चर है वो आपको हेल्प करेगा। आपको मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल सिंपल, मैंने आपसे कहा था बेटा के शेल किससे मिलकर बना है, याद है ना, के शेल किससे मिलकर बना है, के शेल मिलकर बना है किससे, S से। अब ये जो S लिखा हुआ है ना बेटा, इसके नीचे एक सर्कल बना दें बेटा, सिंपल। के शेल किससे मिलकर बना है, S के नीचे बनाया, बाकी के नीचे हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि के जो है वो किससे मिलकर बना है, S से। आप लिख दें इसके अंदर S कि भाई के जो है वो S से मिलकर बना है। तो बेटा L किससे मिलकर बना है, हमने लास्ट पढ़ा था ना, तो L किससे मिलकर बना है, L बना है S एंड P से। तो आप यहां पर सिंपल है, एक सर्कल S के नीचे यहाँ बनाए, एक सर्कल आप जो है P के नीचे बना दें यहाँ पर, जो आपने हेडिंग डाली है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो बेटा M किससे मिलकर बना है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, M शेल किससे मिलकर बना है, S, P एंड D से। तो एक सर्कल आप यहाँ पर S के नीचे बनाए, एक P, एक D, इनमें लिख भी दें बेटा साथ साथ S, और जो सर्कल P के नीचे हैं उनमें P लिखें, जो D के नीचे उनमें D लिखें। बेटा N शेल किससे मिलकर बना है, N किससे मिलकर बना है, S, P, D, F। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 32। तो कितने ऑर्बिटल्स से मिलकर बना है, SPDF, ठीक है। तो एक सर्कल आप बना दें S के नीचे, एक P के नीचे बेटा, एक D के नीचे, और एक यहाँ पर F की जो हेडिंग डाली है उसके नीचे हमने लिख दिया, और उनमें लिख दें बेटा S, P, D, F। इसका मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया। N किससे मिलकर बना है, S, P, D, F से। अगेन बेटा N, तो N तो मिलकर किससे बना है, S, P, D एंड F। N किससे मिलकर बना है, SPDF। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा S, P, D एंड F। बेटा M किससे मिलकर बना है, अब ये भी बताया मैंने आपको, SPD पढ़ा था ना। M शेल किससे मिलकर बना है, M किससे मिलकर बना है, SPD से। तो एक सर्कल S के नीचे बनाया, एक P के नीचे बेटा, एक D के नीचे, ठीक है। और बेटा L शेल किससे मिलकर बना है, L तो बहुत ही सिंपल है, S एंड P। एक सर्कल हमने S के नीचे बनाया देखें, और एक सर्कल हम यहाँ बनाएंगे P के नीचे। इतने सारे S हो गए, इतने सारे S हो गए, इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन तो करें, सारे S लग रहे हैं एक जैसे हैं। तो बेटा जो S1 के सामने उसमें 1 लिखेंगे, जो 2 के सामने वो 2, जो 3 के सामने वो 3, जो 4 के सामने उनमें 4, जो 5 के सामने वो 5, जो 6 के सामने वो 6, और जो 7 के सामने बेटा वो 7। इसी तरह से ये बहुत सारे P हैं और बहुत सारे D हैं और बहुत सारे F हैं, 2 F हैं बेटा। इनमें हम किस तरह आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो सर्कल P के नीचे हैं उनमें तो P तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके सामने हम नंबरिंग कर देंगे, जो सर्कल 2 के सामने उनमें 2 लिख देंगे। इसी तरह से जो बेटा सर्कल 3 के सामने उनके आगे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। जो सर्कल 4 के सामने बेटा उनके आगे 4, और जो सर्कल 5 के सामने उनमें 5, जो 6 के सामने वो 6, और जो 7 के सामने उनमें हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये हमने एक टेबल बना लिया है, अब इसमें हमने करना क्या है, नेक्स्ट क्या होगा बेटा। अच्छा बेटा अब इसके बाद हमने करना क्या है, हम जैसे आपके पास ये कॉपी रजिस्टर है, इस रजिस्टर को इस तरह रखें बेटा, इसका कॉर्नर और ये कॉर्नर ये आपके सामने आ जाए, बिल्कुल इस तरह फ्रंट पर आ जाए। रजिस्टर ऐसा होता है, ऐसे नहीं, इस तरह कर लें बेटा। और इस तरह करने के बाद आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है, लाइक स्टेयर्स। स्टेयर्स देखिए ना बेटा, सीढ़ियाँ होती हैं, अनबैलेंस तो नहीं होती ना सीढ़ियाँ, एक ऊपर आपको जंप तो नहीं करना पड़ता, नॉर्मल जो स्टेयर्स होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं। अच्छा भले आप इसको भले फिर
मिटा सकते हैं। SPDF को आप यहाँ से भले ख़त्म कर दें। अब आपने करना क्या है, अच्छा बेटा इसको मिटाने के बाद अब आपने करना क्या है कि ये जो आपने बनाया है टेबल, इस पर आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइक स्टेयर्स मैंने आपको कहा सीक्वेंस के साथ। अब सबसे पहले मुझे बताएं कौन सा सर्किल आ रहा है, 1s। आपने एक लाइन ली, 1s पे ड्रॉ की। अच्छा अगर बेटा अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं ऐसे और ऐसे आऊं तो कभी क्या ऐसे स्टेयर्स होती हैं क्या? घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं ऐसे जंप आता है कोई इतना बड़ा? ऐसा तो नहीं है ना, लेवल होता है ना, हर स्टेयर्स एक दूसरे के साथ लेवल में होती हैं। हमें वही लेवल यहां जनरेट करना है। इसका मतलब कि सेकंड जो सर्किल आ रहा है वो फिर कहां पर है बेटा, 2s। देखें बिल्कुल लेवल वाइज। इसी तरह से बेटा जो थर्ड है वो देखें आपने जो सर्किल ड्रॉ करना है, अगर आप लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर बेटा ये सर्किल है 4s, यहां से आप लाइन ड्रॉ करें देखें बिल्कुल। फिर आप यहां से देखें 5s से लाइन ड्रॉ करें। फिर आप देखें 6s से लाइन ड्रॉ करें, जितने सर्कल बीच में आते जाएं उनको लाइन ड्रॉ करते जाएं। फिर आप देखें 7s से देखें उसके बाद आ रहा है, फिर ये लाइन ड्रॉ कर लें यहां तक। और लास्ट में बेटा ये सर्कल रह गया, यहां 7p से ये लाइन ड्रॉ करें। अब मुझे बताएं सबसे पहले जो लाइन, अच्छा लाइन जो ड्रॉ करी वो हमने 1s 2s से शुरू की थी। पढ़ेंगे बेटा फॉर्मूले को अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब लाइन को अप से डाउन तक जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन कौन सी आ रही है बेटा, 1s। फर्स्ट लाइन जो है वो किसको हिट कर रही है, 1s को। सेकंड लाइन किसको हिट कर रही है, 2s। बेटा थर्ड लाइन किसको हिट कर रही है, अप से मैंने कहा डाउन की तरफ आना है, ठीक है। स्लाइड्स होती है ना बेटा, अप टू डाउन, तो हमें स्लाइड्स की तरह नीचे आना है। तो थर्ड लाइन किसको हिट कर रही है, 2p। 2p के बाद क्या आता है बेटा, 3s फॉर्मूले में। देखें उसके बाद देखें ये लाइन अप टू डाउन जाना है, डाउन टू अप नहीं बेटा, 4s पहले नहीं, अप टू डाउन देखें 3p पहले है, उसके बाद क्या है 4s। तो देखें 3p एंड 4s। उसके बाद देखें बेटा फिर ये लाइन देखें स्लाइड कहां से कहां जा रही है, 3d। फर्स्ट देखें 3d, उसके बाद ये किसको हिट कर रही है, 4p। उसके बाद देखें किसको हिट कर रही है, 5s। फिर आप देखें ये लाइन 4d, उसके बाद देखें 5p, उसके बाद देखें बेटा 6s। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू आगे लिखते रहेंगे। अच्छा अब ये तो हो गई एक, अच्छा हम इसको यूज कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी परेशान होंगे, सर ये क्या ये टेबल एग्जाम में हमें पूरा बनाना होता है? नहीं, ये तो मैंने आपको वैसे ही सिखाया है किस तरह बनता है। बेटा यूज किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। अगर 1 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को हम तरतीब से लिखना है कि वो कौन से ऑर्बिटल में रहता है। तो फॉर्मूले में पहला कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है बेटा, 1s। तो हम यहां लिखेंगे इसके साथ 1s। अब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, 2। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिख देंगे बेटा, ये आंसर हो गया। इसका मतलब हमें ये पूरा टेबल हमेशा नहीं बनाना, जितनी नीड होगी उतने ही ऑर्बिटल्स लिखेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है पूरा ऑर्बिटल्स बनाने की, सारे बनाने की। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 3, मास 7। मास से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई काम नहीं है बेटा, हमें सिर्फ काम ही किससे, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक किससे, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ बेटा एटॉमिक नंबर 3। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होगा यहाँ पर, 3। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हम फॉर्मूले में पहले क्या आता है बेटा, 1s। अब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 1। वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। और नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है बेटा, 2s। अब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन रहा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये आंसर हो गया बेटा। हमें ये कंप्लीट नहीं बनाना है। अच्छा बेटा उसके बाद लिथियम के बाद हाइड्रोजन, लिथियम के बाद अगर हमसे कहा जाए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास 14।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक अभी मैंने आपसे कहा किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है, और इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक किससे होता है, एटॉमिक नंबर से होता है। एटॉमिक नंबर 7 है। अब हमें 7 इलेक्ट्रॉन को तरतीब से लिखना पड़ेगा, किसमें, उनके ऑर्बिटल्स। तो हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। हमें 7 इलेक्ट्रॉन को तरतीब से रखना है, किसमें, उनके ऑर्बिटल में। किस तरह रखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। अब 1s में जो है हमने कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने आते हैं s में बेटा, 2। अच्छा एक बात और, जब तक 1s कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाएगा हम नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ मूव नहीं कर सकते, जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड नहीं हो जाता, क्योंकि बेटा ये कहलाता ही ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड नहीं हो जाते हम नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो बेटा 1s फिल्ड हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे 2s। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, हम लिख देंगे पूरे, क्योंकि हमें 7 तक जाना है। तो 2 and 2 कितने हो गए, 4। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बेटा, कितने रिमेनिंग है, 7 में 4 तो लिख दिए, बाकी 3। अब 2s के बाद क्या आता है फॉर्मूले में बेटा, 2p, अभी हमने लिखा है। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। लेकिन हमारे पास कितने रिमेनिंग रह गए, 3। मैक्सिमम के लिए रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम के लिए नहीं है। मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हम, लेकिन भी रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें हर बार ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने ऑर्बिटल्स की ज़रूरत होगी उतने ही ऑर्बिटल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें क्लास में कहते हैं ना बेटा 40 स्टूडेंट्स की सीट है, अगर 40 स्टूडेंट्स जब तक नहीं आ जाते तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सेंटर देखें, नई क्लास जो है लॉन्च नहीं करता, अनाउंस नहीं करता। ऐसा ही होता है ना, वो 40 कंप्लीट हो जाए उसके बाद नया बैच स्टार्ट होता है। इसी तरह से जब तक इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम अगला ऑर्बिटल नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद एक लास्ट एलिमेंट और करते हैं बेटा, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब बेटा 11 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 11 हुए। अब उन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह लिखेंगे बेटा, फॉर्मूले में पहले क्या आता है, 1s, और s में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2। उसके बाद क्या आता है बेटा, 2s, और s में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। 2s के बाद क्या आता है, 2p। 2p में कितने आएंगे, अगर हम पूरे 6 इलेक्ट्रॉन लिख भी दें तो हम 11 तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें तो अभी तो 2 and 2 4 हुए। 6 अगर ऐड भी कर दें तो कितने होगा बेटा, 10। तो हम यहाँ पर 6 कंप्लीट लिख देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4 and 6, 10। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बेटा, 1। तो अब 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है फॉर्मूले में, 3s। तो हम s में एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये आंसर हुआ बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये एक मेथड है जो आपकी बुक में मेथड है। इसका मतलब, अच्छा एक और भी चीज़ बताऊँ आपको, हमें कंप्लीट फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ताल्लुक 9 से इंटर तक के स्टूडेंट्स हैं आप, तो मोस्टली जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड मैक्सिमम 4p। 4p इनफ, आप कर लेंगे। आपकी बुक में इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट इतने ख़ास है नहीं, 1-2 होंगे। अब 1-2 की खातिर आप परेशान ना हो इतना। अगर आप कर लेते हैं 4p तक का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। 4p का मतलब भी आप जानते हैं कितने एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36। मतलब आप 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मतलब जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आप कर सकेंगे। एक्सेप्शनल अगर कोई 1-2 केस आ जाए अगर आपके एग्जाम में ब्रोमीन एंड आयोडीन तो एक अलग बात है, बट आते इतना ज़्यादा नहीं है। आप प्रीवियस एग्जाम देखें तो मोस्टली आप कर लेंगे यहाँ। तो बेटा अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इस मैथड से तो हमने सीख ली, तो बुक का मैथड है। अब एक मैथड मैं आपको अपना बताऊँ, बहुत ही आसान, कि आप इसको 9th क्लास के बच्चे से लेकर इंट्रोडक्स तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें कोई रट्टा लगाने का कोई मसला ही नहीं है, हम याद ही ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं। सिंपल है। पुलिस डिपार्टमेंट को तो जानते हैं, सभी जानते होंगे, सभी वाकिफ़ हैं। पुलिस की 3 पोस्ट आप याद कर लें। 3 पोस्टें आपने पुलिस की याद कर लें, जनरल नॉलेज भी आ जाएगी, कभी काम आ जाएगी। बड़ी पोस्ट आपको पता है SSP है,
उससे छोटा हम कहते हैं, या छोटा ना भी गए तो हमें 3 पोस्टें आप वैसे भी याद कर लें। नंबर 1 SSP, नंबर 2 SP और नंबर 3 सीक्वेंस के साथ हम रख लेते हैं DSP। कितना आसान हो गया। बड़ी पोस्ट कौन सी है? SSP, SP, DSP, सही है ना? SSP, SP एंड DSP। अगर कोई मुश्किलात होगी तो किसको याद करेंगे? SSP को ना? नहीं भाई, अल्लाह को। सबसे पहले तो अल्लाह आएंगे, ये तो बाद में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी हमने याद की? SSP, SP और SP। सिंपल सा गेम है बेटा। 3 पोस्टें हमें यहाँ से लिखनी है। कौन कौन सी पोस्ट है? SSP, SP और तीसरी पोस्ट कौन सी बताई? DSP। एक सिंपल सा गेम है, एक सिंपल सा गेम है। ये जो शुरू का फर्स्ट मेंबर है ना, इसके साथ 1 लिख दें, बहुत ही आसान। नेक्स्ट 2 अल्फाबेट्स के साथ आप 2 लिख दें, तो आप तो समझ गए होंगे कि फर्स्ट अल्फाबेट के साथ 1 लिखना है, नेक्स्ट 2 अल्फाबेट्स के साथ 2 लिखना है, तो इसका मतलब नेक्स्ट 3 अल्फाबेट्स के साथ 3 लिखेंगे। तो नेक्स्ट 3 अल्फाबेट्स ये हैं बेटा, 3 लिख दें। तो इसके बाद आप सोचेंगे नेक्स्ट 4 अल्फाबेट्स के साथ 4 लिखेंगे। अब हमारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं ही नहीं, जो भी बचते हैं उनके साथ आप क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना सिंपल हो गया। हमने क्या लिखा? SSP, SP, DSP लिखने के बाद फर्स्ट अल्फाबेट के साथ 1, नेक्स्ट 2 अल्फाबेट के साथ 2, नेक्स्ट 3 अल्फाबेट के साथ 3 और जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स थे उनके साथ हमने क्या लिख दिया? 4। ये आपका हो गया तैयार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला। मतलब हमारा मसला ही ख़त्म हो गया। 1S, 2S, 2P, 3S, 3B, 3D, 4S, 4P। क्लियर हो गई बात। अच्छा बेटा, बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे परेशान होंगे, सर इसमें गलती है, एक मिस्टेक आ रही है। मिस्टेक नहीं है, ये भी ठीक है, हमने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से सही किया है। लेकिन अगर आप वो ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें, आपकी इंटर की बुक जाके चेक करें, उसमें ये इस तरह से लिखा हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम लिखते हैं, क्योंकि देखें ये 3 एनर्जी लेवल्स हमने मिलाकर लिखा है। अब आप बोलेंगे सर जो हमने फर्स्ट ईयर वाला तरीका पढ़ा है ऑफ प्रिंसिपल, उसमें 4S पहले आता है और 3D बाद में आता है। कोई मसला नहीं है, आप इसको यूं याद कर लें, फॉर्मूला इसी तरह लिखें, फिर एक कॉन्सेप्ट बना लें कि सर ने कहा था कि D को रिप्लेस करना है। अब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि D कौन सा वाला, क्योंकि जो आपने पोस्ट याद की है SSP, SP, DSP, उसमें D तो है ही एक दफ़ा। अगर D है ही एक दफ़ा तो रिप्लेस एक ही D होगा ना, ये वो किससे रिप्लेस होगा? वो S से रिप्लेस होगा। तो आप क्या करें? आखिर में D को रिप्लेस कर दें S से। तो बेटा 4S पहले आ गया और 3D बाद में। 4S पहले आ गया और 3D बाद में। इसका मतलब ये हुआ, ये तो बहुत ही आसान तरीका हो गया। फिर अगर हमें किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी भी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं। 1S में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 2। 2S में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 2। 2S के बाद क्या आता है? 2P। अब 2P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। लेकिन हमारे पास कितने रिमेनिंग बचे बेटा? 2 and 2 4। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये कोई मसला ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स को, N+L रूल्स को, उनको डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए।